देखो, जब बच्चे इस दुनिया में न्यू आते हैं, पेरेंट्स और बाकी सब उसको न्यू न्यू वर्ड सिखाते हैं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, इस वर्ड का मतलब ये होता है। ऐसे ही जब आप अपना D2C ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हो या D2C ब्रांड स्टार्ट करने की सोच रहे हो या आप D2C ब्रांड रन भी कर रहे हो या ई-कॉमर्स बिजनेस ओन करते हो या करने वाले हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत कॉमन यूज़ होती हैं जब आप किसी एजेंसी से बात करोगे, मार्केटिंग एजेंसी से, प्रोडक्ट वाले बंदे से, मैन्युफैक्चरर से, तो ये टर्म्स आपके चारों तरफ आने वाली हैं। ये टर्म्स हेल्प करेंगी आपके ओवरऑल बिजनेस में, और पूरे बिजनेस में जब भी आप पूरा सुबह से शाम रहोगे ये टर्म्स ही घूमती रहेंगी चारों तरफ आपके। पहला D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। देखो, D2C का मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग से जब सामान दुकान पर आता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, होलसेलर का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब आपके पास पहुंचता है। बट D2C का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट बनाया और सीधा कंज्यूमर को बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का छुट्टी खत्म। उस चीज को बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो जैसे आपने देखा होगा बोट, मामाअर्थ, रेने कॉस्मेटिक्स, ये सारे क्या हैं, ये D2C ब्रांड है। डायरेक्ट खुद बनाते हैं या सोर्स करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं, बीच में कोई झंझट नहीं। दूसरा है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बहुत ही कॉमन नोन है। हर बिजनेस में, सर्विस बेस हो या D2C बिजनेस ब्रांड हो, उसमें P&L स्टेटमेंट बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि उसमें सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज सारे एक जगह दिख जाते हैं, फिर लास्ट में आपका प्रॉफिट वगैरह दिख जाता है आपको। थर्ड है COGS, कॉक्स इतना ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको, एजेंसी से बात करोगे तब भी और मैन्युफैक्चरर से। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या है इसका, कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा, लेट्स से मैं ये स्पेक्स बेच रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्पेक्स को बनाने में मेरी कितनी कॉस्ट आई ओवरऑल। इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट है। इसकी जो यहाँ पर ये जो इसका हिंज है, इसमें जो नट्स लगे हुए हैं, ये वो, उसके बाद इसके साथ एक क्लीनिंग क्लॉथ है, फिर इसका डब्बा है। तो वो जो मैंने तो पूरा ओवरऑल बेचा है ना, डब्बा अब्बा सब अलग थोड़ा ना बेचा है, पूरा एंटायर जो मैंने प्रोडक्ट बेचा है उसकी कितनी कॉस्टिंग है, वो होता है हमारा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर आता है CM1, कंट्रीब्यूशन। CM मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये क्या होता है कि रेवेन्यू में से आप कॉक्स को माइनस कर दोगे, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और पेमेंट कॉस्ट, इन सबको माइनस कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका क्लीनिंग क्लॉथ हो गया, फिर इसका आउटर केस हो गया, उसके बाद फिर मेरे को प्रोडक्ट किसी और जहाँ शिप करना है, तो शिप करने के लिए मेरे को अच्छे से पैक करना पड़ेगा, ब्रांडिंग कंपनी दिखानी पड़ेगी, है ना। फिर लॉजिस्टिक की कॉस्टिंग लगेगी, इसको प्रोडक्ट को भेजने में वहाँ पर उसकी कॉस्टिंग लगेगी, फिर पेमेंट मैंने जो एक्सेप्ट की है वहाँ के उसके भी चार्जेस है। तो ये सारे चार्जेस का जो आप रेवेन्यू, कितना पर रेवेन्यू है उसमें से माइनस करोगे तो आपका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। CM2, सेकंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन फर्स्ट में से आप मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि अभी हमने बेचने की कॉस्ट तो निकाली नहीं ना, कितने पैसे मैंने खर्च करे मेटा एड्स को, गूगल एड्स पर इसको बेचने के लिए, तो मार्केटिंग कॉस्ट मैंने जब माइनस करी तो मेरा आता है सेकंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सिक्स्थ है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कि एक न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में मैंने कितने पैसे दिए। जैसे मैं इस चश्मे को बेच रहा हूँ तो मेरी जो मेटा पर जो न्यू परचेज आ रही है 600-650 रुपए आ रही है, तो ये जो 650 जो है वो मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी कि न्यू कस्टमर को बेचने में आपको कितने पैसे लगे। उसके बाद है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब कि जैसे मोकोबारा है, ठीक है, मोकोबारा का 4000 का भी बैग है, 6000 का भी बैग है, 8000 का भी बैग है, फिर कौन से कितने बेचते हैं, तो जो उसका फिर जब आपने मंथली जो रेवेन्यू किया उसमें से फिर आपने कितने ऑर्डर्स बेचे हैं, उसको जब आप करोगे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स करोगे कि इतना हमने रेवेन्यू किया, इतने ऑर्डर जनरेट हुए, तो आपको एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू समझ में आएगी कि यार AOV जो है हमारा वो 6000 के बीच में है, क्योंकि हमारा लो रेंज का प्रोडक्ट 4000 का है और ऊपर 8-9 हजार रुपए का, तो ऑलमोस्ट 6-6.5 का हमारा AOV है, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। 8th है LTV और या CLTV, जिसका मतलब होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कि एक कस्टमर आपको लाइफ टाइम में कितने पैसे दे रहा है। लेट्स से आप मखाना बेचते हो, ड्राई फ्रूट बेचते हो, आप मसाले बेचते हो, तो FMCG प्रोडक्ट्स की लाइफ टाइम वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी ना, मतलब आप घी कई बार खरीदे हो, आप मखाना कई बार खरीदे हो, सेम ब्रांड का ही, तो वहां पर बहुत है। तो LTV कैलकुलेट कैसे होती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, इनटू परचेज फ्रीक्वेंसी इनटू कस्टमर लाइफ टाइम, कितने साल तक आपके साथ एक कस्टमर बन के रहता है, वो आपका LTV होता है। बहुत सारे ब्रांड में LTV बहुत साल में आता है, वैसे ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जैसे लेट्स से मोकोबारा का ही है, तो अब आप देखोगे मोकोबारा का, हालांकि अब डाइवर्सिटी है कि बैकपैक्स भी हैं, ट्रॉलीज भी हैं, तो उसके बाद क्या 2 ले लिया, अब मेरे को एक और बैकपैक लेना है तो मैं कई साल बाद लूंगा या कई महीनों बाद लूंगा, तो वो काफी टाइम गैप आ जाता है। लेकिन एक इंडिया में वो भी कंज्यूमर है जो 2-2, 3-3, 4-4 ले रहा है सेम ब्रांड की, तो LTV टोटली डिपेंड अपॉन योर ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। उसके बाद है MOP मतलब
मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस, जिसका मतलब है आपने एक्चुअल प्राइस कस्टमर विलिंग टू पे इन द मार्केट, नॉट द एमआरपी। इसका मतलब ये है कि यार कस्टमर कितने पैसे देना चाहता है। आप ये चश्मा दिखा रहे हो, आप ये स्पेक्स दिखा रहे हो कि इसमें ये है, इसमें वो है, फलान दिखाना, आप बोल रहे हो यार 6,000 रुपए का, कस्टमर क्या यार 4,000 रुपए का, 1 रुपए का तो है नहीं। और फिर आपको 50 कस्टमर बोल चुके हैं यार ये 3-4 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है, आप इसको 6,000 में बेच रहे हो। तो ये होता है मार्केट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्राइस, जिससे आपको पता लग जाए कि यार मार्केट इतना ही पे करना चाह रही है, इससे ज्यादा नहीं। आप एमआरपी तो कुछ भी लिख ले आदमी। 10th है हमारा ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जिसका मतलब है कि आपने कितना पैसा एड में स्पेंड किया, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया। मैंने 1 लाख रुपए मेटा एड्स में लगाई और मैंने जो रेवेन्यू किया है वो 5 लाख का किया है, तो मेरा जो ROAS है वो 5x का ROAS हो गया। ठीक है। टैकोस क्या होता है? टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, जिसका मतलब है ये मैट्रिक आपको दिखाता है कि आपकी सेल है वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है आपके एड्स के ऊपर। अगर एड बंद कर देते हो या कुछ कर देते हो तो सेल कितनी एकदम डिप हो जाती है। तो टैकोस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, सीधा सीधा टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, वो आपको टैकोस बता देगा। उसके बाद है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक को आपको कितने पैसे देने पड़े। मेटा पर आपकी एड देखी, किसी यूजर ने क्लिक किया, कॉस्ट कटी कितना, वो आपको दिखा जाएगा कि ये 6 रुपए 8 रुपए कट रही है। गूगल पे आपने टाइप किया व्हाइट टी शर्ट ऊपर देखी, आपने क्लिक किया शॉपिंग टैब पे, आपके 15 रुपए कट गए। तो वो क्या है? वो CPC है, यानी हर एक क्लिक का आपने कितना पैसे पे किया। CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, मतलब 1000 इंप्रेशन पे आपने कितनी कॉस्ट दी। कई लोगों को डाउट होता है कि यार इंप्रेशन क्या चीज है। इंप्रेशन मतलब सीधा सीधा सॉल्यूशन है इसका। मैंने एक ऐड को अभी देखा, स्क्रॉल किया, वापस देखा, तो मैंने सेम ऐड को 2 बार देख लिया, तो यहाँ पर इंप्रेशन कितने हो गए? 2, लेकिन रीच क्या है? 1। रीच मतलब होता है यूनिक नंबर्स, कि कितने नए लोगों तक आपकी ऐड गई है। इंप्रेशन मतलब वो कितनी बार देखा गया है। एक यूजर 6 बार, 7 बार, 8 बार देख रहा है, तो CPM वो होता है। तो अब 1000 इंप्रेशन की आपको कितने पैसे देने पड़े हैं, वो आपका CPM होता है। UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब जो फोटोज, वीडियोज या रिव्यूज जो कस्टमर, एक्चुअल कस्टमर आपको बना के देता है, उसको UGC बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में खुद ही कंपनीज, बहुत सारी एजेंसीज ओपन हो गई हैं जो UGC क्रिएट करके देती हैं। इवन हम भी UGC क्रिएट करके देते हैं। साड़ीज का ब्रांड है, पर्सनल केयर का कोई ब्रांड है, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? यूजर जनरेटेड कंटेंट बना के देते हैं। लगता है ऐसा कि यार किसी ने वो प्रोडक्ट खरीदा, खुद ऐड देखो, पिलग्रिम वगैरह किसी की प्लिक्स के ऐड उठा के देख लो, पहले मैं ऐसी मोटी थी, फिर मैंने ये खाया, मैं पतली हो गई, फलान डिगाना। तो हालांकि वो उनका प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, उनसे पैसे ही दिए गए हैं, बट वो लगता है ऐसा कि यार यूजर ने जनरेट किया। ओहो, मैंने देखा उसकी 30 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन, मजा आ गया देख के। इसको बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। देन है 15 पे PDP, प्रोडक्ट डिटेल पेज, मतलब कि एक्चुअल प्रोडक्ट पेज जो आपका होता है। देखो वेबसाइट में आपका होम पेज होता है जिसमें आप सजाते हो, फिर एक कलेक्शन पेज होता है, जब कलेक्शन पे क्लिक किया तो वहां पर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। प्रोडक्ट पेज मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया जो प्रोडक्ट पेज पूरा खुल के आता है, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही थी, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज ही डिसाइड करता है कि यूजर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं, क्योंकि आप देखो कलेक्शन से तो परचेज नहीं होती ना, सीधा वो प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, फिर वो ऐड टू कार्ट करेगा, या सीधा बाय नाउ करेगा, फिर पेमेंट करेगा, फिर पे करेगा, और तब आपकी परचेज होगी। तो PDP पे सारा काम करना होता है, लेकिन सारे लोग कहाँ काम करते हैं? होम पेज पर, पता नहीं क्यों। 16 ऐड टू कार्ट, मतलब कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, मतलब कि यूजर ने देखा प्रोडक्ट को और वहां पर ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कितने लोगों ने परचेज किया, कार्ट में से बहुत सारे बंदे छोड़ देते हैं। तो ऐड टू कार्ट रेशो आपको एक देखने को मिलता है, ATC रेशो, जो कि मैंने रिसेंटली रील में भी एक्सप्लेन किया कि ATC रेशो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब कितने लोग आपके प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उसमें से कितने ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अगर ये रेशो बहुत ज्यादा कम है, जिसका मतलब आपके प्रोडक्ट पेज में काम करने की नीड है, ठीक है, वो होता है ATC रेशो। देन है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब ऑर्डर्स जो कि डिलीवरी हुई नहीं, जिसकी या तो कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया या डिलीवरी बॉय ने रिमार्क दिया, फेक रिमार्क कर दिया, तो वापस से ओरिजिन पे आता, जहां से निकला वहीं पहुंच गया, उसको बोलते हैं RTO। ठीक है, तो RTO परसेंटेज मतलब रिटर्न ऑर्डर्स डिवाइड बाय शिप्ड ऑर्डर्स इनटू 100, तो RTO परसेंटेज होती है। तो RTO ही D2C ब्रांड या ई-कॉमर्स ब्रांड या कंज्यूमर ब्रांड जो ऑनलाइन काम करते हैं उनकी बैकबोन है। अगर RTO बहुत ज्यादा है तो वो बैकबोन टूट चुकी है, समझ लो, क्योंकि RTO ही बिजनेस को बनाता है, कम करता है। और RTO इंडिया में सॉल्व हुआ नहीं है, किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी ने 30वां खान आ चुके हैं, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया इज अ सो वास्ट कंट्री, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेंटालिटी, बहुत सारे काम करने के डिफरेंट तरीके। कभी डिलीवरी बॉय मक्कारी करता है, कभी वेयर हाउस वाले मक्कारी करते हैं, कभी खुद पार्टनर करते हैं, तो बहुत दुनिया भर की चीजें हैं यहाँ पर, और इवन कस्टमर तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। देन है OOS, आउट ऑफ स्टॉक, जिसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आई थिंक आप जानते हो, लेकिन पीपल यूज टू से OOS कितना है हमारा। देन वी हैव, जो बहुत टर्म आपको देखने को मिलती है जब व्हेन यू आर गोइंग टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon मार्केट प्लेसेस एंड अदर मार्केट प्लेसेस एंड ऑन Shopify एज वेल, तो
SKU की बात होती है, कितने SKUs हैं आपके पास, मैन्युफैक्चरर से बात करोगे किसी से भी तो वो पूछेगा कितने SKUs हैं, मतलब क्या है, कितने प्रोडक्ट हैं, मतलब या वेरिएंट हैं उसको यूज़ करने के लिए। जैसे मैं सनस्क्रीन बेच रहा हूँ, मैं फेस वॉश बेच रहा हूँ, मैं सीरम बेच रहा हूँ, सीरम में भी 3 सीरम बेच रहा हूँ डिफरेंट तरीके के, तो 3 सीरम हो गए और 2 ऊपर के हो गए, तो मेरे 5 SKUs हो गए, तो वो SKUs होता है। PMF मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा और ज़बरदस्ती आपने अपने दोस्तों को बेचा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को बेचा, लेकिन एक्चुअल कस्टमर खरीद ही नहीं रहा, या एक्चुअल कस्टमर खरीद रहा है और वो खुश है, इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट है, मतलब मार्केट को नीड थी और आपने वो फुलफिल की अपने प्रोडक्ट से, तो वो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है। आप देखोगे फैशन में तो बहुत आसान है, कैटलॉग ऐड डन करो, कैटलॉग ऐड डन किया आपने और परचेज एड टू कार्ट आ ही नहीं रही, तो मतलब आपके प्रोडक्ट ही बेकार है, कलेक्शन चेंज करो। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट इज कम्प्लीटली बिग थिंग, मतलब पीपल यूज इन मोस्टली इन टेक कंपनीज एंड कंज्यूमर ब्रांड में भी होता है PMF। तो हर जगह है जहाँ भी प्रोडक्ट है वहाँ मार्केट फिट है कि नहीं, वो टेस्ट आपको करना होता है। दीज आर दी 20 मेट्रिक्स यू शुड नो, और जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।